बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्द गर्मा गदाओ गोरस्तान, चहार चीज अस तोहफे मुल्तान। मुल्तान बरसगीर के कदीम तरीन शहरों में से एक। बरसगीर का वो शहर कि जहाँ सबसे पहले मुसलमानों ने अपना पड़ाव डाला और उसको मुस्तहकम किया। सूफिया का शहर, जिसे मिल्लत इस्लामिया के कल्चरल कैपिटल्स के तौर पे गिना जाता है। ये इलाका अपनी कल्चरल वेरिएशंस के हिसाब से, अपनी ट्रेडिशंस के हिसाब से और अपने मामलात के हिसाब से एक वॉलेटाइल, जिसे कहते हैं, हमेशा एक आतिशफशां की सूरत हाल रहा है कि जो पहलू बदलता रहता है, इस तरफ इस तरफ इस तरफ, और बहुत बुनियादी हैसियत रखता है। आज हम इस पूरे इलाके के बारे में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए कि कौन किसके साथ मुकाबला कर रहा है। बहुत शुक्रिया। और ये मकबूल जान साहब तो जानते हैं मुल्तान और साहिवाल डिवीज़न की सियासी सूरत हाल, जहाँ गर्म होते मौसम के साथ साथ सियासी दर्जे हरारत में भी इजाफा होता जा रहा है। मुल्तान के अगर बात करें तो यहाँ पर बड़ा इंतखाबी मार्का होने जा रहा है हल्का NA 148 में, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी यहाँ आपस में मद्दे मुकाबिल होंगे। एक और अहम सियासी मुकाबला NA 149 में तहरीक इंसाफ के जावेद हाशमी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आमिर डोगर और मुस्लिम लीग नून के शेख तारिक रशीद के दरमियान होगा। जिला लोधरा के हल्का NA 154 में तहरीक इंसाफ के जहांगीर तरीन मुस्लिम लीग नून के रफीउद्दीन बुखारी के मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि जिला खानेवाल के हल्का NA 169 से मुस्लिम लीग नून की तहमीना दौलताना और तहरीक इंसाफ के आफताब खान खिच्ची 1-to-1 इलेक्शन रेस में मौजूद हैं। साहिवाल डिवीजन की अगर बात करें तो यहाँ हल्का NA 160 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इमरान शाह मौजूद हैं, जिनका मुकाबला होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली नौरेस शकूर से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी जकी से, जबकि हल्का NA 162 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राय हसन नवाज मद्दे मुकाबिल होंगे मुस्लिम लीग नून के चौधरी तुफैल के। ये तो थी मुल्तान और साहिवाल के हवाले से रिपोर्ट। वापस चलते हैं और ये मकबूल जान साहब की जानिब। जी औरिया साहब। नाज़रीन, आपने रिपोर्ट मुलाहिज़ा की। अब इस सारे इलाके के अंदर लड़ने वाले पहलवानान सियासत के ऊपर गुफ्तगू करने और सियासत के रुखों के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रिजवान साहब, बहुत सीनियर, अगरचे के ये लिखते इंग्लिश में हैं लेकिन सोचते पंजाबी और उर्दू में, और जनाब सलमान गनी साहब, अब तो आप मुस्तकिल यहाँ के जिसे कहते हैं हो गए हैं, अपना जैसे परमानेंट सीट होल्डर, और टैरोकाट के आलिया नज़ीर, और इंतहाई जुरतमंद सहाफ़ी, वो जिन्होंने एक तारीख रकम की है जुरत की और बहादुरी की, रऊफ क्लासा साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ थे। रऊफ क्लासा, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, बताइए कि इस वक्त ये ट्रेंड जो अब बन रहा है, क्योंकि अभी तक तो बना नहीं है लेकिन नजरें जो है जिनकी मशाक है वो आप जैसे लोग देख लेते हैं कि ट्रेंड कुछ बन रहा है, ये क्या किस तरफ लेके जाएगा? पॉलिटिकली तौर पर हमें अलाइनमेंट नज़र नहीं आती, वो डिफरेंट ऑफ ओपिनियन, पॉलिटिकल ओपिनियन हमें नज़र आता है। एक सराइकी वोट बैंक, एक सराइकी मिजाज एक अलहदा है, उनकी लीडरशिप अलहदा है, जिनको MNAs के वो बनाते हैं। जो शहरों में ये उर्दू स्पीकिंग या पंजाबी वहाँ पे हैं और ज़्यादातर उर्दू स्पीकिंग आते हैं वैसे, तो वो जो ज़्यादा वहाँ पे डोमिनेंट क्लास है, वो हमने देखा है कि उन्होंने अलाइन किया है अपने आप को ये इस नवाज शरीफ साहब के साथ, नवाज लीग हम जिसको कहेंगे, या एक रिवायती तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ये गढ़ रहा है, क्योंकि वो ये समझते थे जो मिग्रेशन करके क्लास आई थी कि हमारी जो उसमें है, हमारी बका है, वो पाकिस्तान के जिस पार्टी ने पाकिस्तान को बनाया था तो वो तो हमेशा से उसके साथ रहे। अगर जो भुट्टो साहब की पार्टी पीपल्स पार्टी ने भी जाके इन रोड, अब तो पाकिस्तान ने उस पार्टी को बनाया, पहले पार्टी ने पाकिस्तान को बनाया था। नहीं, बड़ा खूबसूरत ये आपका तबसरा है। सो ये चीज़ हमें मुल्तान की हद तक बड़ा खूबसूरत नज़र आती है कि कल्चरली तौर पर या दूसरे सोशली तौर पर तो अलाइनमेंट्स हैं, तल्लुकात बड़े अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन ये पॉलिटिकली तौर पर ये डिवाइडेड है। अच्छा, एक और पीपल्स पार्टी ने बड़ी कामयाब, और यही वजह होगी कि आपने देखा होगा कि मुल्तान की जितनी भी शहर की सीटें हैं अब तक कोई नहीं जीता वहाँ से, बड़े अरसे से 20 साल से ज़्यादा होगा, हमेशा वहाँ पे अब पंजाबी स्पीकिंग जीतेगा या उर्दू स्पीकिंग जीतेगा। जो बेहतर काम किया था पीपल्स पार्टी ने पहले कुछ अर्सा पहले किया, इन्होंने डेंट डाला था जब इन्होंने वहाँ पे डोगर ग्रुप है, लियाकत ये डोगर साहब थे, सलाहुद्दीन डोगर साहब थे, अब उनका बेटा आमिर डोगर है, तो इन्होंने जो पंजाबी माइग्रेटेड क्लास थी उसको पीपल्स पार्टी ने अपने साथ मिलाया, साथ में सपोर्ट इन्होंने ली अपने सराइकी वोट बैंक के रूरल एरिया से। सो 1-2 सीटें वहाँ पर निकालने में ये पीपल्स पार्टी कामयाब रही है, लेकिन वहाँ की जो हमारी
इमिग्रेशन वाली क्लास थी वो इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो पूरे डिस्ट्रिक्ट पे होल्ड कर सकती। लिहाजा आप देखेंगे जब भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नाजिम बने हैं, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बने हैं, तो वो सराइकी स्पीकिंग ज़्यादा रहे, चाहे वो कुरैशी रहे हों, गिलानी रहे हों, या इवन फ़खर इमाम वगैरह पहले रहे हैं, किसी लेवल पे रहे हैं। हाँ, लेकिन इतनी प्रेजेंस वहाँ पे उन्होंने कर ली है, जो हमारे बाहर के आने वाले भाई थे, कि अच्छा खासा टफ टाइम दिया उन्होंने। ये गिलानी को भी दिया है, कुरैशी को भी दिया है, और दूसरे जो पॉलिटिकली तौर पर वहाँ पे आप कह सकते सराइकी स्पीकिंग खानदान थे, इन्होंने टफ टाइम दिया है और अपने मेरा ख्याल 20-25 साल से अपनी सीटें निकालते रहे हैं। कुछ तजज़िया नगार ये कहते हैं कि कुछ अरसे बाद ये पुरानी चीज़ें पढ़नी जो है रेलेवेंट हो जाएंगी, चीज़ें कुछ और तरफ हो जाएंगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे यही लगता है इस इलेक्शन में कि जैसे 1970 का एक इलेक्शन हुआ था जिसने ओल्ड ट्रेंड्स, ओल्ड ऑर्डर को ब्रेक किया था, मुझे यूं लग रहा है अभी बहुत अर्ली डेज हैं, अभी बड़ा अर्ली कैंपेनिंग का टाइम है, इस पे हम ऑब्वियसली कोई प्रोफेटिक नहीं हो सकते, लेकिन मुझे यूं लगता है कि ये इलेक्शन भी एक ट्रेंड सेटर होएगा, जिस तरह कि हम 70 के इलेक्शन को एक ट्रेंड सेटर कहते हैं। दो चीज़ें बहुत क्लियर हैं इस साउथ पंजाब के हवाले से। आप नॉर्दर्न पंजाब को देखें और आप सेंट्रल पंजाब को देखें तो वहाँ पर ऑलमोस्ट सिचुएशन क्लियर होती जा रही है। स्ट्रेट फाइट है पीटीआई और पीएमएलएन में बहुत सारी जगहों पे। इवन उस जगह पे जो जीटी रोड जिन्हें नवाज शरीफ का बैकबोन कहा जाता है पीएमएलएन का, वहाँ पे भी स्टेट 5 इमर्ज होनी शुरू हो गई है और अभी बड़े अर्ली डेज हैं कैंपेन के। लेकिन जब हम साउथ में एंटर होते हैं, द मोमेंट वी एंटर मुल्तान और खानेवाल यहाँ पर हमें 3-वे फाइट नजर आनी शुरू हो जाती है। अच्छा, 3-वे टाई है। अच्छा, इसमें पीपल्स पार्टी जो ओल्ड ऑर्डर है इस वक्त, वो इतनी जल्दी अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं दिखाई दे रही। इसके साथ साथ पीएमएल वो जो पीटीआई है वो पूरे मुल्क की तरह यहाँ से भी अपना शेयर लेना चाह रही है। अर्बन एरियाज़ जो हैं सराइकी बेल्ट के, वहाँ पर चूँकि सेटलर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर हमें पीएमएलएन का वोट भी काफ़ी सारा नज़र आता है। तो ये एक वाहिद जगह है, ये एक यूनिक सी जगह बन गई है पूरे पाकिस्तान में जहाँ के हम सही 3-वे फाइट देख रहे हैं, पीटीआई, पीपीपी और पीएमएलएन। बाकी जगह पे या 1-on-1 है या दूसरी पार्टी इन्वॉल्व है। नुमान साहब, क्या आप इस मसले में? और ये सब रिजवान साहब ने और क्लासा साहब ने जिस तरह की बात की है, देखें बात यह कि जनूबी पंजाब की अपनी एक अहमियत और हैसियत है पंजाब की सियासत में। और गुज़िश्ता असम्बली के अंदर अगर आपको याद हो, एक फैक्टर का जिसका रिजवान साहब ने और क्लासा साहब ने जिक्र नहीं किया है, मैं समझता हूँ कि वो नारा मुस्तरा तो नहीं लग रहा, लेकिन वो लोगों के अंदर डिस्कस ज़रूर हो रहा है, वो नए सूबे की बात है। और आपको याद होगा कि जब पीपल्स पार्टी उखड़नी शुरू हुई हुकूमत में तो उन्होंने सराइकी सूबे की बात की थी। और आपको ये भी याद होगा कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था जी इलेक्शन से पहले हम सराइकी सूबा बनाएंगे, लेकिन उस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। और सूबे की बात इसलिए की जा रही थी कि वहाँ के लोगों के मसाइल थे। असल चीज़ मैं समझता हूँ इस इंतखाबात में जो चीज़ खुल के सामने आ रही है वो लोगों के इश्यूज़ हैं, इसलिए कि आपकी हुकूमतों ने डिलीवर नहीं किया। और इसीलिए उन्होंने बजाय जिम्मेदारी का एहसास करने के आज से 2.5 साल पहले से सराइकी सूबे का नारा लगाना शुरू कर दिया, लेकिन महरूमियों का अजाला नहीं किया। और मैं समझता हूँ कि ये महरूमियाँ क्या थी कि महरूमियाँ हुकूमत ने दूर करनी थी। और बदकिस्मती यह है कि हमारे पॉलिटिशियंस बात तो डेमोक्रेसी की करते हैं, लेकिन उन्होंने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम को फाल नहीं किया, वो नहीं बनने दिया। ये सारे मसाइल फखर इमाम साहब लाइन पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जिक्र आया तो फखर इमाम साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम फखर इमाम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। खैरियत से। अभी हम ये कह रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, क्योंकि आप बड़े फाल किस्म के डिस्ट्रिक्ट नाज़िम भी रहे हैं उस इलाके पे और बाकी चीज़, और एक आप दोनों में ये है कि आप ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं चीज़ों का। आपसे जब भी कभी मुलाकात हुई है या बेगम साहबा से हुई है, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस जिसे कहते हैं, और एक हर सियासतदान का खासा होता है। ये बताइएगा कि ऑब्जेक्टिवली अगर आप देखें तो क्या सिचुएशन है आपके इलाके, आपके हल्के, पूरे मुल्तान? मैं समझता हूँ कि ओवरऑल अगर आप देखें ना जी, सेंट्रल, नॉर्दर्न और साउथ पंजाब इस ज़मन में निस्बतन कम डेवलपमेंट रही, जो भी वजूहात रही, चाहे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी या नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट, अगर उसका रेशो देखा जाए सेंट्रल पंजाब का और नॉर्दर्न पंजाब का, तो वो उससे कम रहा। तो इसका फायदा किस पार्टी को होगा? इस नॉन डेवलपमेंट को फायदा भी तो उठाएगी? नहीं, डेवलपमेंट उस तरह तो हुई पर उस रफ्तार से नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये पॉकेट्स है मुख्तलिफ अजला की, और वो डिपेंड करेगा कि मेरे ख्याल में अगर 38-39 नेशनल सीट्स हैं सदर्न पंजाब की ओवरऑल। ये जो नए सूबों की बात हो रही थी, आज से 3-4 माह पहले तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने नए सूबों की बात की।
अब जो कैंपेन चल रही है, क्या इसमें भी लोगों के अंदर इस हवाले से कोई तहरीक मौजूद है और आपसे भी लोग इस तरह की डिमांड कर रहे हैं? देखें जी, अभी तक ये कैंपेन में साउथ पंजाब एज ए इशू उस तरह शायद नहीं खड़ा हो रहा जैसे कि पहले ख्याल किया जाता था चंद माह पहले, क्योंकि लोगों के जो बिजली का बहरान है, सबसे बड़ा मसला तो अमन आमा का है, उसके बाद बिजली का बहरान है, कीमतों में जो इजाफा हुआ। आप बता रहे थे कि 39 सीट्स हैं, तो आप बता रहे थे कि उसको पॉकेट्स के हवाले से, दैट्स मोर इंटरेस्टिंग फॉर अस एट द मोमेंट। कोई आदमी ये सर्टेनिटी से नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि कौन सी पार्टी का कितने सीट्स आएंगी, बट टफ कंपटीशन होगा। जी जी जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपीपी और पीटीआई का डिपेंड करेगा। डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट कह लें, जैसे बहावलपुर डिवीजन के अपने तकाजे हैं, मुल्तान डिवीजन के अपने तकाजे हैं, डीजी खान डिवीजन के अपने तकाजे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया फखर इमाम साहब, आपने हमारा साथ दिया। नाज़रीन, चलते हैं एक ब्रेक पे और थोड़े से वक्फे के बाद दोबारा गुफ्तगू करेंगे। मैं इस बार नून लीग को वोट दूंगा, तहरीक इंसाफ को वोट देना है। नवाज शरीफ जिंदाबाद, तहरीक इंसाफ को वोट, इमरान खान को वोट दूंगा, इमरान खान पीटीआई को वोट दूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत अच्छी पोजीशन है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ को, इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी आप लीग को वोट देंगे, नवाज शरीफ ग्रुप को देंगे वोट, नून लीग इमरान खान को देंगे, जाहिर सी बात। आप बात कर रहे थे सलमान साहब, और ये सब देखें, जब जनूबी पंजाब की बात कर रहे थे तो कुछ माह पहले आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर बड़ी अहमियत अख्तियार की थी। बोसल्स चले गए उनके साथ, लगारिज चले गए, लेकिन ये पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर एक डेवलपमेंट हुई है जिसमें बोसल वापस मुस्लिम लीग नून में चले गए, लगारिज इंडिपेंडेंट्स आ गए। और ख़ास तौर पे जब आपने पंजाब का जिक्र किया है तो अब देखना ये है कि पंजाब की मुल्तान की सियासत जो है वो मखदूमों की असीर रहेगी या वहाँ पर भी कोई अपसेट होगा। देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से कामयाब हुए और जावेद हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। इस वक्त वहाँ पर दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और गलबा भी इन्हीं दोनों का है। वहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो नए लोग थे जिन्होंने वाकई स्ट्रगल की थी वो पीछे रह गए। जी, वहाँ पर जो है वो अब 11 मई का इलेक्शन इस हवाले से अहम होगा कि मखदूम ही वहाँ पर काबिज रहेंगे या नए लोग सामने। जी क्लासा साहब, मखदूम ही काबिज रहेंगे या कुछ नई सूरत हाल बनेगी? मेरा ख्याल है पाकिस्तान का ये पहला इलेक्शन है जिसमें 4 से 5 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज अपने उम्मीदवारों को उन्होंने पुट किया हुआ है और खासी पावरफुल पार्टीज है। पीपल्स पार्टी का है, नवाज लीग है, इमरान खान है, जमात इस्लामी है और साथ में क्यू लीग है। ये मेन पार्टीज बता रहा हूँ। बाकी उसके अलावा अब हर सूबे में जाएंगे तो और भी ऐड हो जाएंगे। उसमें फजल रहमान साहब आ जाएंगे, उसमें अवामी नेशनल पार्टी आ जाएगी, प्लस एमक्यूएम आ जाएगी या सिंधी नेशनल। सो ये पहला इलेक्शन है जो मैं समझ तो बड़ा ओपन है। और जो बात कह रहे थे उनकी, यहाँ तक तो मैं उनसे एग्री करता हूँ कि हो सकता है कि कुछ इस तरह के रिजल्ट्स हैं जैसे 70s में आए थे। यस, ये वह इलेक्शन है जिसका मैं तीसरा चौथा इलेक्शन कवर कर रहा हूँ जिसके बारे में प्रेडिक्शन करना बहुत टफ है कि नए लोगों को मौका दिया जा सकता है। पर्टिकुलरली मैं कहूँगा जो 3 करोड़ का नया यहाँ पे वोट जो रजिस्टर्ड हुआ, जो यूथ का वोट है और जिसकी बेस पे इमरान अपनी कैंपेन को लेकर चल रहे हैं। आपको याद होगा जब हमारा पहली दफा वोट यहाँ रजिस्टर्ड हुआ तो हमें बड़ा शौक था कि लोग वोट मांगे, हम जाएं, हम पोलिंग करें। सो जो मेन फैक्टर है मेरा ख्याल हमें जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, जिस पर डिस्कशन नहीं होगी कि ये जो 3 करोड़ नया वोट है ये किसके पास जाएगा, इस पे कौन इस पे झपट्टा मारेगा। इमरान के पास जाएगा जो इमरान क्लेम करता है, यूथ उसके पास है, या पीपल्स पार्टी के पास कुछ हो सकता है, या नवाज लीग इस पे क्लेम करेगी। वैसे साहब, ये क्रेडिट तो हमें इमरान खान को देना चाहिए कि उन्होंने यूथ को टारगेट किया और उसकी वजह से आज पाकिस्तान की तमाम पोलिटिकल पार्टीज यूथ की तरफ मुतवज्जो हुई हैं। इमरान इज अ प्रोडक्ट ऑफ जमहूरी सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम के आगे। सबसे पहले तो मैं एक बात ये करना चाहूँगी, अगर हम जैसे शुरू में आपसे मैंने बात की थी कि इलेक्शन कैंपेन असल शुरू होगी 26 अप्रैल के बाद। आज का जो दिन है, आज के बाद ऑनवर्ड्स आप देखेंगे कि हमारी जो इलेक्शन कैंपेन है बिल्कुल बदल जाती है। तमाम तज्जिया निगारों को नए नए सरप्राइजेस मिलेंगे, आप लोगों को नए नए शेकअप्स मिलेंगे, ऐसा कुछ होगा जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया। 26 अप्रैल एक टर्निंग पॉइंट है। हमेशा चांद ग्रहण जब भी निकलेगा ये एक टर्निंग पॉइंट होगा और ख़ास तौर पर इलेक्शन के इतने करीब। यहाँ पर इलेक्शन पे बात करने से अलावा, थैंक्स टू दिस
प्लेटफॉर्म मैं आम लोगों को भी ये कहना चाहूँगी कि ये जो वक्त है ये इंफॉर्मेशन के मिस यूज़ का है। अफवाहों पे यकीन ना करें, बहुत सारी अफवाहें, र्यूमर्स, गलत किस्म के कंप्यूटर्स का पासवर्ड चेंज कर लें। इस तरह से अपनी मेल्स का ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा अगले 10-12 दिनों में आपको पता चलेगा कि इंफॉर्मेशन मिसयूज़ और एक्सप्लॉइट कैसे होती है। उसके बाद ये जो हमारे इलेक्शन है ये मुतनाज़ा भी हो सकते हैं। ये बहुत क्रिटिकल दिन है। इन दिनों में खदशा है कि इमरजेंसी हो, मार्शल लॉ हो, खासतौर पे जो बलूचिस्तान का इससे पहले जी ये इन्हीं 10 दिनों में बहुत केयरफुल होने के दिन है। जैसे बशीर बिलोर का वाकया हुआ था, इस तरह के वाकया का तो कोई वाकया नहीं इसमें। आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बड़े बड़े नाम जो है, 17 घंटी वहीं से। मुझे ये लगता है कि इस रीजन में अब मूड बदल गया है। 1-2 दिन बाद आप देखिएगा यहाँ पे एक मूव चलेगी और बड़ा आसान हो जाएगा प्रिडिक्ट करना कि कौन इलेक्शन जीत रहा है। हम इलेक्शन से पहले प्रिडिक्ट कर सकेंगे। जमशेद दस्ती साहब, वैसे में बलूचिस्तान में दश्ती होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमशेद दस्ती साहब। वालेकुम सलाम। हमें बता दें कि ये मुल्तान की जो सियासी बेल्ट की पॉलिटिक्स में क्या कुछ तब्दीली आ रही है, या वैसे ही चलता रहेगा, वही चीजें हैं, या कुछ है ट्रेंड कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा भी गुजारिश ये है कि है तो वही पुराने लोग हैं और वो जो माजी में हारे हुए थे अब वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में है। कोई खास कोई तब्दीली नहीं है। कोई आम तबके से या कोई ऐसे लोग, कोई नए जो है ना, बहुत कम, कोई 1-2 जगहों पे कोई छोटी सुबह सीटों पे कोई नए चेहरे आ जाए, वरना पुराने लोग थे जो माजी में इलेक्शन हार गए थे, अब जो इक़्तिदार में थे उनकी नफरत है, और जो है ना अब वही लोग आ जाएंगे जो पुराने थे। अब पोजीशन ये है कि यहाँ पे जो माहौल मुल्तान का है, तो मुल्तान में बड़े नाम है, गिलानी, बोसन, मखदूम और वो राने, वही लोग ठहरे हैं। कोई इधर होगा कोई उधर होगा, मगर कोई खास चेंजिंग नहीं है। मगर इस वक्त ये तब्दीली जरूर है कि मैं समझता हूँ कि काफी नाम जो है ना इस दफा जरूर हारेंगे। अच्छा, ठीक है। बहुत बहुत मेहरबानी दस्ती साहब, बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, सेहत दे, इस्तकामत दे। बड़े अवामी आदमी हैं और आप देखें कि वो उन्होंने पहले ऐलान किया था कि मैं हिना रुबानी खर के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा। हिना रुबानी साहब पीछे हट गए और वो बहुत मकबूल है वहाँ पर मुजफ्फरगढ़ की सियासत। इनका जो ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है वो फिर जीतेंगे। इनका कार्ड भी यही कह रहा है। मैंने कहा पहले प्रेडिक्शन करें, मैं कह दूं ये ना लगे कि मैं आपकी बात, मुझे लगता है 70% के करीब, क्योंकि जो इनके लोग हैं ना, इनका वोटर डिस्टर्ब नहीं हुआ। नाज़रीन, चलना है ब्रेक पे और उसके बाद रऊफ क्लासा साहब से बात करेंगे इस सारी सिचुएशन पे कि कैसी सूरत हाल बनती जा रही है। जी खुशामदीद नाजरीन, एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में। और रिजवान साहब, आप बीच में आप कुछ कह रहे थे। सरप्राइजेस की बात की थी इन्होंने कि वो आ सकती हैं। हर इलेक्शन का एक सरप्राइज फैक्टर होता है, एक पिवट होता है जिसके ऊपर वो इलेक्शन घूम जाता है या जिसके ऊपर स्टे करता है। 2002 में ये काम MMA ने किया था, उनका राइज हुआ एकदम, और वो पूरा इलेक्शन सिनेरियो उन्होंने चेंज कर दिया। 2008 में बीबी की शहादत ने इस सारे सिचुएशन को काफ़ी चेंज कर दिया था। अदरवाइज पता नहीं उतना ज़्यादा चेंज नहीं कर सके। 2/3 जितना बड़ा हादसा था पीपल्स पार्टी को नहीं तो मिली। बता देखे ना, रजेव की डेथ के बाद जैसे इंडिया में चेंज हुआ है सिनेरियो। ऐसे कह लें कि इंदिरा गांधी की डेथ के बाद, ज्यादा इंदिरा गांधी की डेथ के बाद जो सिनेरियो हुआ है, इस इलेक्शन का जो पिवट है, जो सरप्राइज है, मेरा ख्याल है वो तमाम दोनों पार्टियों के हवाले से भी, और ये एक 3-वे टाई बनती जा रही है। इस इलेक्शन का जो पिवट रोल अदा कर रहा है वो है तहरीक इंसाफ। वो अगर अच्छा करती है तो क्या होगा? अगर वो अच्छा करती है तो इट मीन्स कि वो PMLN के या PPP के एक्सपेंस पे अच्छा करेगी। वो खुद से सीटें प्रोड्यूस नहीं करेगी। जाहिर है वो PMLN की सीटें लेगी या पीपल्स पार्टी की सीटें लेगी। और अगर वो बुरा करती है तो फिर उसके बुरे होने का गेन पीपल्स पार्टी ले सकती है, जो कि इस वक्त मुझे जो लगता है कि पीपल्स पार्टी के वो उतनी बेहतर सूरत हाल नहीं है जितनी उनकी 2008 में थी या उससे पहले थी। शाह महमूद का लगता है कि उन्हें एज, शाह महमूद एक सीट पे तो एज है 148 पे, 150 पे उनकी फाइट है। ठीक मतलब अगर तो वो उनके अपने मसाइल थे टिकट देने में PMLN के इस सीट पे राना महमूद हसन वाली सीट पे। जी रऊफ क्लासा साहब, मुस्लिम की क़यादत जो है ये इन्होंने जिसे कहता है दुर्फंतनी छोड़ी है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत शाह महमूद कुरैशी के लिए सॉफ्ट है।
आपको याद होगा जब भी सूबे सराय सूबे की बात होती है तो हमें जो दानिश्वर डराते हैं, जब मीडिया डराता है कि आपके फ्यूडल जी आप पे काबिज हो जाएंगे, चंद खानदान है, फिर आप इनके गुलाम बन जाएंगे, फिर यही रूल करेंगे, इनके बच्चे और इनके बच्चे। ये हिस्टोरिकली ये चीज़ साबित नहीं होती। मैं 2-4 मिसालें देता हूँ। वहाँ पे 2 जो मेन गढ़ हैं, अब सरदार फरूक लगारी साहब से कोई बड़ा फ्यूडल नहीं था, ये सब जानते हैं। बिल्कुल ठीक। 1988 में उनका वोट बैंक आप अपने किसी रिसर्चर को हैं वो आपको देखे, जब 88 में इलेक्शन लड़े थे लगारी साहब 1 लाख वोटों की लीड से जीते थे, 1 लाख की। बिल्कुल ठीक। डाउन द इयर्स आफ्टर 20 इयर्स 2008 में इलेक्शन होते हैं, फरूक लगारी साहब मुश्किल से 500 वोटों से जीते हैं और वो भी 3-4 दफा काउंटिंग हुई है, इल्जामात लगे, स्टफिंग वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। जरा पॉलिटिकल प्रोसेस देखें, लोगों में अवेयरनेस देखें साउथ में और सराइक्यू में कि कहाँ से 20 सालों में फरूक जब लगारी जैसा जो लीडर है, जब ये फ्यूडल था, उसको भी 1 लाख की लीड से 500 पे आना पड़ा। वैसे भी कासब बलोच सोसाइटी जो है ना वो फ्यूडल नहीं होती, वो ट्राइबल सोसाइटी, बड़ी एगलिटेरियन सोसाइटी होती है और उसमें बड़ा हमारा मीडिया तो, हाँ जी, मीडिया मीडिया तो ऐसे समझता रहा है ना। एक अब जरा ये मुजफ्फरगढ़ पे आते हैं कि हमें ये कहा जाता था कि फिर के खर आपको खा जाएंगे जनाब, आपको कुरैशी खा जाएंगे, नवाबजादे खा जाएंगे, आपको फलां खा जाएंगे। अभी आपने जमशेद दस्ती साहब से बात की है, आम सा आदमी, बस ड्राइवर थे, कंडक्टर थे, हमारी तरह हम्बल बैकग्राउंड से आए, उन्होंने तमाम फ्यूडल्स को उठा के एक ही उन्होंने उसमें कह सकते सबको हरा के रख दिया। बल्कि उन्हीं फ्यूडल को प्रोटेक्ट अब कौन कर रहे हैं जो हमें डराते थे कि आपको सराइकियों को फ्यूडल खा जाएंगे। वही नवाज लीग के पास मुस्तफा खर साहब खड़े होते हैं, अलायंस फरमा रहे हैं, उनके साथ आपको रेमंड देखे जाते हैं, उनको पनाह रेमंड में मिलती है। खासा साहब ये बताएं कि मखदूम अहमद महमूद साहब को गवर्नर बनाया पीपल्स पार्टी ने अपने आखिरी वक्त में, वो मखदूम अहमद महमूद फैक्टर जो है वो जनूबी पंजाब की सियासत में किस हद तक इनके मावन बना है पीपल्स पार्टी? बहावलपुर में देखें टोटली डिफरेंट आपको लगा, वहाँ पे भी एक पंजाबी सेक्टर प्लस रियासती फैक्टर बहुत मजबूत है। डेरा गाजी खां में जाए तो टोटल आपको एक वहाँ पे डिफरेंट किस्म की आपको पॉलिटिकल वहाँ पे एफिलिएशन मिलती है। इसलिए बहावलपुर की हद तक 3-4 सीटें निकाल लेंगे बिकॉज ऑफ ये मखदूम फैक्टर, ज्यादा ना निकाल सके। अच्छा, इनको एज मिलेगा कि वो जो एक समझा जा रहा था कि नवाज लीग जो है वो बहावलपुर सूबे को सपोर्ट कर रही है, शायद उन्हें कुछ मिले, तो नवाब वहाँ पर बहावलपुर नवाब ने जो उनसे अपने आप को डिस्टेंस किया है नवाज लीग से, मेरा ख्याल उसका फायदा इनको नहीं होने वाला। ऐसे मुल्तान में हम देखेंगे रिजल्ट जो है ये मिक्स्ड आएंगे। इस दफा साउथ कोई एक तरफ नहीं जाएगा, इसका मिक्स्ड रिजल्ट आएगा, लेकिन डेफिनेटली मैं समझता हूँ इस स्टेज पे पीपल्स पार्टी को फिर भी एज होगा सराय इलाकों में। जी जाना है ब्रेक पे। जी नाज़रीन, थोड़ी देर के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जी आलिया, जावेद हाशमी साहब जो हैं उन्होंने अपने आप को बुरी तरह से फंसा लिया है, कंपटीशन उनका बहुत स्ट्रांग है, उनकी पोजीशन जो है वो नेक टू नेक है। मैं 100% नहीं कह सकती कि वो जीतेंगे या वो हारेंगे। अच्छा। और ये सब अगर आप सारे रिजल्ट्स उठा के देखें तो यहाँ पर मिक्स रिजल्ट आते रहे, कोई एक पार्टी नहीं। लेकिन 2008 के इंतखाब में पीपल्स पार्टी ने उकाड़े में मतलब 5 नशिस्तें उन्होंने हासिल की थी। लेकिन अब ये सूरत हाल हुई कि जी राव सिकंदर इकबाल साहब की एहलिया जो हैं वो वहाँ से उम्मीदवार है। लेकिन 2008 के इंतखाब में बुनियादी तौर पे वहाँ पर कैंडिडेट थे पीपल्स पार्टी के आरिफ चौधरी, और उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया। उन्होंने अपने एक नामजद उम्मीदवार, और 50,000 की शिकस्त हुई थी राव सिकंदर साहब। लेकिन अब वहाँ पर आरिफ चौधरी साहब भी था ना उसके साथ, मुशर्रफ फैक्टर था, और अब वहाँ पर आरिफ चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। मैं समझता हूँ उन्हें एज है। लेकिन साहिवाल की जहाँ तक बात है, साहिवाल की एक साहिवाल शहर की नशिस्त है, वहाँ इमरान अली शाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, और उन्होंने चौधरी नौरेज शकूर के मुकाबले में दुगना वोट हासिल किया। अब उनका बेटा तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है। देखिए, तहरीक इंसाफ के फैक्टर को आप किसी जगह भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये एक फैक्टर है पाकिस्तान की सियासत में और इंतखाबात में नया, जिसने अपसेट करना है। लेकिन वहां पर भी एज जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को होगा। अलबत्ता चौधरी जाहिद इकबाल की जो नशिस्त है, जो 2008 में पीपल्स पार्टी की तरफ से MNA बने थे, उसके बाद ज़िमनी इंतखाब में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, अब वो आज डिस्क्वालीफाई हुए हैं। मैं समझता हूँ वहाँ पर राय हसन नवाज जो हैं तहरीक इंसाफ के, उन्हें एजाज़त, वो तो वैसे पहले भी उनकी प्रेडिक्शन ये थी। 9 पे हैं शफीका राय सिकंदर जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, क्या हाल चाल, खैरियत से? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र है। कैसी जा रही है आपकी कैंपेन? आपका इलाका तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के फजल से मुतमईन है जी अपनी कैंपेन से। अच्छा, वैसे ओवरऑल ये बताइए आपके हल्के से बाहर, मतलब आपका हल्का तो बाहर क्या सूरत हाल है? साहिवाल और ये उकाड़ा, ये पूरा इलाका जो है, इसका ओवरऑल ट्रेंड किस तरफ जा रहा है? ये जी इस तरह नहीं है कि किसी जगह पार्टी की कोई वो नहीं है कि जी नून लीग वहाँ से है, पीपल्स पार्टी को है। ये जी धड़ों की सियासत है। जो जहाँ पे लोग हैं वो उनका अपना खुद का एक हल्का असर है। जी बिल्कुल। तो जैसे हम लोगों का
आप लोगों का तो जाहिर बात है, आप यहाँ का तो काफी हल्का। शफीका बीबी, मुझे आपसे एक सवाल करना है, 2008 के इंतखाबात में क्या वजह बनी कि राव साहब को इतनी बड़ी शिकस्त हो गई इतने बड़े डेवलपमेंट वर्क्स के बावजूद? जी, वो इसलिए उनको शिकस्त हुई भाई कि वो उनको परवेज मुशर्रफ साहब जो थे उनकी नफरत का वोट मिला उन्हें। जी सही है, वरना रॉस सिकंदर की नफरत का या रॉस सिकंदर के कामों की वजह से तो उनको ऐसा किया गया। जी दुरुस्त, शुक्रिया बहुत बहुत जी। वो बात जो हम पहले कर रहे थे कि बेसिकली परवेज मुशर्रफ का जो एक फैक्टर था ना उसका डेवलपमेंट, हाँ, लेकिन सर आप खुद सोचें कि परवेज लाई साहब ने मुनसलाई के हल्के में जितना डेवलपमेंट वर्क किया है कि मतलब एक एक बंदे के ऊपर अगर तो हजारों रुपए होते हैं। फिर आप रिजवान साहब, जब हम डेवलपमेंट वर्क्स की बात करते हैं तो मियां मंजूर अहमद भट्टू भी उकाड़ा में पुराने ट्रेंड्स के हिसाब से देही इलाकों में तो वो शफीका ठीक कह रही थी कि वहाँ पर तो धड़ेबंदी की सियासत चलती है, वहाँ पर गिरोहों की यूनियन काउंसिल लेवल पे और कबीलों की क्लैंस की सियासत चलती है, तो वो तो फैक्टर वहाँ पर अब भी रहेगा। जहाँ जहाँ अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं या सेमी अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, हमारे यहाँ जो साउथ पंजाब का या मुल्तान, बावलपुर और डीजी खान डिवीज़न के इलाके हैं, इनका एक बिल्कुल अलग से एक यूनिक कैरेक्टर है। ये असरअंदाज इतना नहीं साहिवाल पर होगा जितना, चूँकि ये सेंट्रल पंजाब का इलाका है, ये लाहौर से ज़्यादा मिला हुआ है, ये अपने ज़बान में अपने कल्चर में भी ज़्यादा मिला हुआ है, तो शायद यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो चूँकि अर्बन एरिया। रिजवी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन नकवी साहब। जी वालेकुम सलाम। हजूर खैरियत से हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। हम आपको आलमी तबसरा निगारी से जरा मुल्तान की छोटी तबसरा निगारी तक लाना चाहते हैं। तमाम चीजें जो है बिल आखिर लोकल बन जाती तो ये बताइएगा कि ये जो मैं एक सवाल पूछा था कि जो दरमियान का जो इलाका है साहिवाल और ये अकाड़ा और ये इलाका जो कि लाहौर और मुल्तान के दरमियान है, इसके ऊपर कुछ असरात दोनों तरफ से चलते रहते हैं। एक तो ये बताइए कि ओवरऑल इलेक्शन में क्या वक्त के साथ साथ तब्दीली आएगी या ऐसे स्टेगनेशन रहेगी 11 मई तक? नहीं, मेरा ख्याल स्टेगनेशन तो नहीं है, क्योंकि देखिए अब होता ये है कि ये बहुत पुरानी बातें हैं कि सिर्फ लोकल कंडीशंस डिटरमिन करती थी, अगरचे अब भी इम्पोर्टेंट हैं लोकल कंडीशंस ऐसे इलाकों में जो कि एक्सपोज्ड होते हैं डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस के लिए, लेकिन अब एक वक्त में कई किस्म के इन्फ्लुएंसेस आ रहे होते हैं, तो उसी वजह से आप ये देखेंगे कि जहां आपको डोमिनेंट ग्रुप्स नजर आते हैं वहां जो अच्छा खासा जो वोट है वो आपका फ्रेगमेंटेशन ज्यादा हो गई है। वो फ्रेगमेंटेशन आपको ज्यादा सेमी अर्बन और अर्बन इलाकों में मिलती है। उसकी वजह यह है कि उन पे इतने डाइवर्सिफाइड इन्फ्लुएंस आ रहे हैं कि हर शख्स या हर ग्रुप जो है अपनी अपनी डायरेक्शन में जा रहा है। जो रूरल है, कुछ इंसोलेटेड हैं, वहाँ ये फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस नहीं है, वहाँ रवायती फैक्टर डोमिनेंट होते हैं। जो अर्बन या सेमी अर्बन है वहाँ पे फ्रेगमेंटेशन का एलिमेंट आपको ज्यादा वाज़े नजर आएगा, ज्यादा ग्रुपिंग और ज्यादा डिविजन नजर आएंगे। जी शुक्रिया बहुत बहुत साहब। क्लासा साहब, ये इसी पे ये बात तो उनकी बड़ी जबरदस्त है। यही सवाल मैं आपसे कि ये बीच का इलाका है, इस पे कौन किसके हाथ में आएगा ये रस्सा कशी की गेम? मेरा ख्याल है आपके ये उन्होंने रिजवान साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि साहिवाल ज़्यादा सराइकी इन्फ्लुएंस में नहीं है, मतलब सराइकी कल्चर या सराइकी वहाँ पे जो माइंड सेट है वो ज़्यादा डोमिनेंट हमें नज़र नहीं आता। यहाँ पे ज़्यादा पंजाबी स्पीकिंग एरियाज़ हैं, इनकी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग है। और जैसे हम कह रहे थे भावलपुर की अपनी डायनामिक्स हैं, मुल्तान और इसकी, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हर कंस्टिट्यूंसी की अगर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स देखी जाए, हर कंस्टिट्यूंसी की डिफरेंट डायनामिक्स है। कोई यानी एक कंस्टिट्यूंसी दूसरे को इम्पैक्ट मैं समझता हूँ नहीं कर सकती, कि वहाँ के लोग, बिरादरी, उनकी वहाँ पर्सनैलिटी, उनका लैंड दैन मिलना जुलना हर बंदे पर डिपेंड करता है, या पार्टी का अपना इन्फ्लुएंस है। सुलबख्श रईस साहब हमारे साथ हैं। ये बताइए कि आप चूंकि बहुत ज़्यादा इस वक्त इलेक्शन में इन हैं और घूमते फिर रहे हैं बात जगह पे, ये बताइए वहाँ पर क्या सूरत हाल जा रही है? अभी तक फ्लूइड है या कुछ ट्रेंड बन गया कुछ? देखिए, मेरे ख्याल में कि ये जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं वहाँ पे जो पुराने जिम्मेदार सियासतदान घराने हैं उनका गलबा है। उनके दरमियान में कुछ तीसरी ताकत उभरती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन पीटीआई ने हर जगह के ऊपर एक तब्दीली का नारा भी पहुंचा दिया है और साथ अपने उम्मीदवार भी खड़े किए हैं। और अक्सर उम्मीदवार उन खानदानों में से हैं जो जिम्मेदार हैं या मुतवस्सित तबके से भी ताल्लुक रखते हैं, तो उनकी अपनी बिरादरी की या एक लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी और सपोर्ट बेस मौजूद है। तो इसलिए तब्दीली जो आप देखेंगे इस इलेक्शन में वो ये होगी कि एक तीसरी पार्टी
पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे जहाँ भी हो, एक कौमी सतह पर उभर के आ सकती है, उसके इम्कानात वाज़ेह हैं। और ये मेरी बात नोट कर लें आज। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वोट परसेंटेज है जी जी, उसकी बुनियाद पे अगर उनको जो कॉन्स्टिट्यूंसी डायनामिक्स है उसके हवाले से वो दूसरे या तीसरे या पहले नंबर पे नहीं जा सकते, तो ये जो पॉपुलर वोट परसेंटेज है कौमी सतह पर, वो उनको दूसरे नंबर पर ले जाएगा। हाँ, और ये बहुत बड़ी पाकिस्तान में तब्दीली होगी। और बाकी ये कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है वही लोग हैं जो पिछले 60-70 साल से पाकिस्तान की सियासत पर गालिब रही हैं। आप मखदूम अहमद महमूद को आप देख लें, सही है कि गवर्नर बनने से पहले वो किस सियासी जमात में थे, और क्यू लीग में आने से पहले और फंक्शनल लीग में आने से पहले वो किस सियासी जमात में थे, और फिर 70s में किस सियासी जमात में थे। ठीक, वो तब्दील करते रहते हैं। ये फिर वो पार्टियों का वोट नहीं होता, वो खानदानों का वोट होता है। और वो खानदानों का वोट फिर जो जिस पार्टी का वो लेबल लगाते हैं उसके साथ काउंट हो जाता है। जी जी, दुरुस्त। तो मैं समझता हूँ कि जनूबी पंजाब की सियासत में एक बहुत बड़ी तब्दीली तो नहीं आई, लेकिन यह है कि मुस्लिम लीग नून का मुझे पलड़ा कहीं ज्यादा भारी नजर आता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रसूल बख्श रईस साहब। वो घर पे डंडा वही रहता है, झंडा तब्दील हो जाता है। रईस साहब का तर्जिया बड़ा रियलिस्टिक होता है, लेकिन मैं बड़ा मायूस हुआ हूँ कि बात है कि हम तो पाकिस्तान में ये फोर्सी कर रहे हैं कि कोई सियासी तब्दीली आ रही है। उन्होंने कहा कि वही पुराने खानदानों का गलबा है, तो फिर वो तहरीक कहाँ पे है? मैं समझता हूँ कि तहरीक मौजूद है, और जितनी ज्यादा और ये साहब वोटिंग की शरह होगी तब्दीली। जी आखिरी मिनट, ये तबसरे हमारे 4 दिन के बाद इररेलेवेंट हो जाएंगे या हम इसी तरह कायम रहेंगे? अर्ली ट्रेंड्स, हम शायद हमारा मीडिया अभी वो नहीं करता एग्जिट पोल्स, और ये भी हमारे लिए करते हैं उस पे को मानता और ये भी हमारे लिए नई चीज़ है कि हम अर्ली ट्रेंड्स कैंपेन के पिकअप करें। लेकिन इस दफ़ा अर्ली ट्रेंड्स ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन जो आज नज़र आ रहा है, आज के 10 दिन बाद हो सकता है ये अपने सर के बल खड़ा हो। बहुत शुक्रिया आपका सलमान गनी साहब, जनाब मोहम्मद रिजवान साहब, रऊफ क्लासा साहब, आलिया नज़ीर साहिबा। नाज़रीन, अभी तक किसी को कुछ पता नहीं कि पटारी में क्या है, कल क्या होने वाला है, कौन से दरवाजे पर किस्मत की देवी दस्तक दे देगी। ये बहुत अजीबोगरीब होता है। ये शायद 1970 में एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि तज्जिया निगार आखिरी दिनों में हैरान रह गए थे कि ये क्या होता जा रहा है। बहरहाल हमारे साथ मौजूद थे मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमा। PTI से कोई साहब हमारे साथ नहीं आ सके, उसकी वजह उनकी मसरूफियत थी, और यकीनन होगी। हम कोशिश करेंगे कि आइंदा किसी प्रोग्राम में उनको शामिल कर सकें। कल तक के लिए बशर्ते ज़िंदगी इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे अल्लाह ने के बाद।